चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग थे न्यूक्लियर वाले चैप्टर पे से, और यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे हम लोग। एक बार क्विक रिव्यू दिखा देता हूँ क्या क्या कर चुके हैं हम लोग। हम टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं, कैसे बना होता है एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर, मास नंबर, उसकी टर्मिनोलॉजी, लिखने का तरीका क्या होता है। ग्रुपिंग बता दी थी हमने कि किस नाम का मतलब क्या होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस बता दिया था, उसका एक्सप्रेशन भी बता दिया यहाँ पे। फिर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात कर रहे थे कि कैसा होता है न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत पावरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है, और कुछ थोड़ी सी दूर बाद ही वो उसकी जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है। और न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन पीपी एन एन पी एन ऑल हैव सेम अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। आपस में जो फोर्स लगता है इनके सेम होता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो दो प्रोटॉन है या दो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। उनके आपस में लगने वाला, जब उनको पास में रखा जाएगा तो वो फोर्स अट्रैक्टिव ही होगा, अट्रैक्टिव ही होगा। हाँ सर बोलो। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ तो अच्छा, चलो वैसे आप समझ ही गए कि मैं क्या कह रहा था। दो न्यूक्लियर फोर्स, दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक है, वैसे जनरल वर्बली मेरे को बताना था तो वर्बली मैं समझा चुका हूँ। लास्ट क्लास में सब कुछ हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है, उसके फर्क नहीं पड़ता कि उस न्यूक्लियॉन के पास चार्ज था कि नहीं था, उसके बिना भी वो फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये बात आती है, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स कैसा है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, कुछ दूर तक ही लग पाता है, थोड़ी दूर तक ही लग पाएगा, यानी काफी दूर अगर रख दिया जाए तो ये फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, एक ऐसा इमेजिन कीजिए, स्टेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, इसकी बात करेंगे। तो न्यूक्लियस एक स्टेबल कब होगा, इस स्टेबल कब होगा, तो देखिए इसमें मान लो कि मैंने बहुत सारे ये बनाए मैंने, ये तो है न्यूट्रॉन, देखते जाइए यहाँ पर। न्यूट्रॉन बना रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ फिर मैंने प्रोटॉन बना दिए, दीज आर द प्रोटॉन्स। ठीक है, हम्म। तो अब जरा देखो, इस प्रोटॉन, ये रेड फॉर प्रोटॉन है यहाँ पर, ये प्रोटॉन हो गया, और जो व्हाइट है वो हो जाएगा हमारे पास न्यूट्रॉन, दैट इज न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा अब जरा इस पे ध्यान से देखो, इस पे लगने वाला फोर्स, इसको कौन कौन दूर भगाएगा, पहले तो ये बात कर लेते हैं। कौन कौन दूर भगाएगा इस रेड वाले प्रोटॉन को, यहाँ पे जो है ये कौन दूर भगाएगा इसे, रिमेनिंग अदर रेड वाले, रिमेनिंग अदर रेड वाले इसको दूर भगाएंगे। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, रिपल्सिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो दूर भगाएंगे इसको। भाई तुम जाओ छोड़ के, इस न्यूक्लियस को छोड़ के जाओ, ये तो कह रहे हैं बाकी रेड वाले, बाकी रेड वाले क्या कह रहे हैं, मिलकर के इसको दूर भगा रहे हैं। अच्छा, इसको पास में कौन बुला रहा है, हु इज होल्डिंग इट, कौन रख रहा है इसको पास में बुला करके, जो ये वाला प्रोटॉन है वो भी रख रहा है, ये वाला न्यूक्लियस भी रख रहा है, ये वाला न्यूट्रॉन भी रख रहा है, ये वाला प्रोटॉन भी पास में बुला के रख रहा है, ये वाला न्यूट्रॉन भी पास में बुला रहा है, ये वाला न्यूट्रॉन भी शायद बुला रहा होगा, तो ये तो पास में बुला रहे हैं, तो ये कौन से फोर्स हो गए, एफ न्यूक्लियर। अच्छा, तो हो गया यहाँ पे एफ न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर न्यूक्लियस
को हम न्यूक्लियस कहते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसमें साथ साथ एक जगह रह रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होती। तो इसका मतलब कौन जीत रहा होगा इसमें? हु मस्ट बी विनिंग फॉर अ स्टेबल न्यूक्लियस? तो फॉर अ स्टेबल न्यूक्लियस किसकी जीत होनी जरूरी है? फॉर अ स्टेबल, अट्रैक्टिव की। एफ अट्रैक्टिव की, न्यूक्लियर की। फॉर अ स्टेबल न्यूक्लियस एफ न्यूक्लियर मस्ट विन, एफ न्यूक्लियर मस्ट विन, इसको जीतना चाहिए। ठीक है, अब ये जीतेगा कब? ये जब जीतेगा ना, जब न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा होंगे। अगर प्रोटॉन के नंबर ज्यादा होंगे तो नहीं जीत पाएगा, तो न्यूट्रॉन ज्यादा चाहिए हमको। हम इस बात को जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होना चाहिए। न्यूट्रॉन का नंबर ही ज्यादा क्यों होना चाहिए? प्रोटॉन का नंबर ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? भाई खींचता तो प्रोटॉन भी है, पर न्यूट्रॉन का ही नंबर क्यों मैं ज्यादा कह रहा हूँ कि ज्यादा संख्या में रहना चाहिए न्यूट्रॉन देन द प्रोटॉन? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो, न्यूट्रॉन के भी सिर्फ हाँ, attraction के लिए force क्योंकि करेगा, हाँ, प्रोटॉन में न्यूट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिर्फ खींचना जानता है, रिपेल करना नहीं जानता है। पर प्रोटॉन रिपेल करना भी जानता है। जब दूर होता है तो रिपेल कर देता है, जब पास में आता है ना तो खींचने लगता है। मतलब कि बहरूपिया टाइप है, छुपा रुस्तम है ये। मतलब जब पास में जाएगा ना प्रोटॉन के तो बोलेगा मैं तुमको खींच तो रहा हूँ, आई एम सपोर्टिंग यू, आई एम नॉट लेटिंग यू गो आउट। बट वो दूर जाता है तो क्या करता है? धोखा देता है, दूर से धक्का मारता है। जब पास आता है तो वो खींचता है उसको न्यूक्लियस फोर्स की तरह। तो और धक्का भी दे रहा होता है, ठीक है ना, साथ साथ धक्का भी दे रहा होता है। मतलब ऐसे प्रिटेंड करता है कि मैं खींच भी रहा हूँ और धक्का भी दे रहा होता है। तो दिक्कत क्या आती है कि जब प्रोटॉन जो यहाँ पर है, जो यहाँ पे प्रोटॉन है, ये दोनों काम कर रहा होता है। एक तो धक्का भी दे रहा होता है और खींच भी रहा होता है। धक्का देने वाला फोर्स कमजोर ही होता है न्यूक्लियर के सामने, लेकिन कुछ ना कुछ कमजोर तो कर ही देता है ना फोर्स, ना? तो कमजोर तो हो ही जाता है फोर्स। जो अट्रैक्टिव वाला फोर्स है प्रोटॉन की वजह से थोड़ा कमजोर क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका रिपल्शन वाला फोर्स और उसका अट्रैक्टिव वाला फोर्स, अट्रैक्टिव मान लो 1000 टाइम्स है, 1000 न्यूटन है, और रिपल्सिव वाला 200 न्यूटन है। तो अट्रैक्टिव कितना हो गया? 800 न्यूटन रहेगा नेट अट्रैक्टिव। यानी कि अगर इस प्रोटॉन की जगह अगर न्यूट्रॉन होता तो वो 1000 से खींच रहा होता। अब यहाँ पे प्रोटॉन आ गया, वो 800 से खींच रहा है। जो उसका 200 है वो रिपल्सन की वजह से चला गया है। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा रहे आपस में, जिससे कि वो रिपल्सिव वाला इफेक्ट ना आए, सिर्फ खींचने वाला इफेक्ट ही आए। और ऐसा न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा होने से हो सकता है। तो फॉर अ स्टेबल न्यूक्लियस व्हाट डू वी वांट? डू वी वांट इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन? नो, वी डू नॉट वांट दैट, वी वांट मोर। अगर न्यूक्लियस बड़ा है तो हम चाहते हैं ज्यादातर मात्रा में हमको न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा रहे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। फॉर दिस number of neutron must be more than proton in heavy nuclei, in heavy, सर हाँ जी, सर न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो सर वो फिर नहीं, अट्रैक्ट कैसे करता है? न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू, न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करता है। तो न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूट्रॉन बना रहा है या फिर प्रोटॉन भी बना रहा है कंबाइन होके? आपने लेट ज्वाइन किया है? पहले ये बताओ। यहाँ देखो, तो सर ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, सारी बातें लिखी हुई हैं। यही तो है सारी बातें, ये ध्यान रखनी है आपको। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगाता है, सब पे लगाता है, बराबरी का फोर्स लगता है अट्रैक्टिव। समझ पा गए? ये सर आ गया। ये चीज है, ठीक है। सर चार्ज से मत रिलेट करो। हाँ बोलिए। सर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है? ये नहीं, कुछ नहीं पता अभी तक, किसी इंसान को नहीं पता किस पे डिपेंड करता है। इट इज, ये अभी भी खोज का रहस्यमंद चीज है अभी ये, बस करता है, ये पता चल चुका है अभी तक। बस बता रखा है इन्होंने कि ऐसा ऐसा होता है। अभी क्या है, चल रही है, रिसर्च चल रही है इस पे, तभी तो मॉडर्न फिजिक्स है ये। मॉडर्न का मतलब क्या है? आजकल के युग की है। पुरानी होती तो सब कुछ जान चुके होते इसके बारे में। तो हाल फिलहाल में सब कुछ हो ही रहा है इस पे। तो ये बातें इतनी ध्यान रखो, जो जो बताई जा रही हैं वही सिलेबस में रहती हैं, ठीक है, कि खींचता है बस। ठीक है, तो यानी कि हम जनरली क्या रखते हैं, एन बाई जेड का रेशियो 1.5 से ज्यादा रखते हैं। एन बाई जेड का रेशियो
1.5 से ज्यादा रखने की कोशिश की जाती है कि न्यूट्रॉन नंबर कितना हो, एटलीस्ट 1.5 गुना तो हो ही प्रोटॉन नंबर के, इतना रखने की कोशिश होती है, की जाती है। ठीक है, तो एक छोटा सा फैक्ट था ये, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, बट इफ साइज becomes too large, then it disintegrates। मतलब अगर n बाई जेड भी भले ही आपने कर लिया, भाई 1.5 गुना भी रख लिया, पर फिर भी वो इतना बड़ा है, न्यूक्लियस इतना बड़ा है कि 1.5 गुना रखने के बाद भी काम नहीं चल रहा है, उसके बाद भी काम नहीं चल रहा है। ठीक है, disintegrates into other nuclei, into other डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। अब क्यों होता है ब्रेक बताई जाएगी। दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, जैसे बहुत तेज हवा चलती है तो आप क्या करते हैं, गेट को पकड़ लेते हैं, किसी चीज को पकड़ लेते हो ना, जब कोई हवा चलती है या कोई फोर्स आता है तो किसी चीज को पकड़ लेते हो, मतलब फोर्स इतना ज्यादा हो कि पकड़ पाने के बावजूद भी आपका हाथ छूट जाए, तो क्या कहेंगे, तब तो टूटना पड़ेगा ही ना उसको। फिर आप कुछ भी कर लो, चाहे n बाई जेड 1.5 गुना रख लो, कुछ भी कर लो, पर आपकी शक्ति से ज्यादा उसकी शक्ति हो रही है रिपल्शन वाली, तो आप पकड़ भी लेंगे तो भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही यहाँ पे होता है, जब साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है तो रिपल्सिव फोर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि भले ही आसपास के लोगों ने उसको पकड़ के रखा हो कि तेरे को नहीं जाने देंगे, पर वो रिपल्सिव वाला फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है और उसको टूटना ही पड़ता है। ये रीजन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो वाई इट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि टूट जाता है इसलिए रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें और बात करेंगे अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए यहां पे सपोज ये न्यूट्रॉन, जानते ही हो आप, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये आ गया। अब ये सब क्या है भाई, न्यूट्रॉन है तो, और ये क्या भाई, प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन है। इनको मिला दो, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा जोड़ने के बाद, ये न्यूक्लियस बन गया भाई प्रॉपर अपना, अच्छा खासा न्यूक्लियस बन गया, तो है ना, ये बन गया न्यूक्लियस। तो यहां मैं दिखा रहा हूं, ये बन गया हमारे पास एक न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस वी हैव। अच्छा, तो जितने ये हैं उतने ही यहाँ पे सारे आ गए। तो इन सब का मास, और इन सब का मास क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक। इन सब का मास जोड़ू मैं, इस पूरे न्यूक्लियस का मास तौल के लाऊं और इन सब का मास तौलूं अलग अलग, तो क्या आएगा, क्या कहेंगे आप, सेम। सेम कहेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक, अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज, अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज, मास कंजर्वेशन वैलिड होता है, मास कंजर्वेशन इज वैलिड, मास कंजर्वेशन इज वैलिड। ठीक है, बट टू योर सरप्राइज यहां पे ऐसा नहीं होगा। टू योर सरप्राइज, here in nuclear chemistry, या nuclear physics, it won't be conserved, but
gets converted into energy. What gets converted into energy? Okay, and provides stability. अब कैसे होता है ये काम, ये देखिए। यहाँ पे जो मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये जो मास है, इंडिविजुअल जो भी मासेस हैं यहाँ पर, ये मास जो है लेस रहेगा। यहाँ पे कुछ एनर्जी निकल जाती है। कैन यू सी दिस एनर्जी? अगर कोई चीज फॉर्म हुई है यहाँ से तो स्टेबल है, स्टेबल एनर्जी रिलीज हो गई है। आप जैसा केमिस्ट्री के रिएक्शन में देखते हो, रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जो भी चीज फॉर्म होती है, हीट निकलती है, जो अपने आप हो रही होती है, स्पॉन्टेनियस होती है कोई चीज, तो उसमें एनर्जी निकल रही होती है। तो यहाँ पे एनर्जी निकल रही है ना। अब ये एनर्जी कहाँ से निकल रही है? यहाँ तो हीट भी नहीं हो रही, गर्म हो गया होगा चीज, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है वो आई कहाँ से? एनर्जी वो मास को सेक्रीफाइस करके आई है। ठीक है ना, मास को सेक्रीफाइस हुई है। तो हम कहेंगे मास ऑफ इंडिविजुअल nucleon, mass of individual nucleon is greater than nucleus formed, than mass of nucleus formed. ठीक है, तो ठीक है, ओके, ये बात तो समझ में आ गई कि मास कम हो रहा है और वो वही बाइंडिंग एनर्जी की तरह से प्रोवाइड कर रहा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो सबसे पहले हम बात आती है मास डिफेक्ट निकालने की। मास में डिफेक्ट आया कितना डिफेक्ट आ गया मास में, ये देख लेते हैं जरा। मास डिफेक्ट, भाई मास में फर्क बात पड़ता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास पे फर्क पड़ता है। तो मास में कितना डिफेक्ट आया, तो कैसे निकालेंगे मास में डिफेक्ट? तो आप यहाँ लिखेंगे भाई जेड तो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू एमपी मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड हो गया न्यूट्रॉन का नंबर और ये मास ऑफ वन न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो फॉर्म हुआ है इनसे। यही तो हो गया मास डिफेक्ट। जो मास है कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा रिएक्टेंट का देन द प्रोडक्ट, तो ये मास डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, तो ये जो मास आता है किस में आता है? ये मास किस में आएगा? ये मास एएमयू में आएगा। एएमयू या क्या कहते हो आप इसको? एएमयू कहते हो, यू कहते हो सिंबल में ना, और इसको यू कहते हो आप, यू सिंपली यू भी कह देते हैं। तो ये मास डिफेक्ट आ गया। अच्छा, तो ठीक है, मास में डिफेक्ट आ गया। अब हमारे पास एक रिलेशन होती है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है ये रिलेशन? आइंस्टाइन्स मास एनर्जी, हाँ, ये कहता है कि अगर आप मास में से एनर्जी निकालना चाहते हो तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो। किसी भी मास में कितनी एनर्जी होती है उस मास को यहाँ रखो, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर कर दो और पता कर लो कि कितनी एनर्जी होती है और निकाल लो उसको, जूल्स में आ जाएगा आंसर आपके पास। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। पर हमारा मन किया लेट्स फाइंड आउट एनर्जी कंटेन्ड इन 1 AMU। 1 AMU यानी कितना होता है? इतना होता है 1 कंटेन्ड इन 1 AMU और 1 U एटॉमिक यूनिट। इसमें कितना एनर्जी होता है हमारा ये जानने का मन हुआ एक बार को, चलो निकाल लेते हैं इसको यार। तो कितना आएगा ये 1.66 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर कर दिया। तो ये आंसर किस में आएगा? जूल्स में आएगा ना, जूल्स में आएगा। अगर आप इस जूल्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या करेंगे? इस जूल वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे इसको 1.6 into 10 -19 से डिवाइड कर दिया। अब ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया है, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको डिवाइड कर दो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा MeV, नॉट विल बी इन MeV, डिवाइड करने के बाद ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके कितना आता है आंसर, इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, इस पूरी भीड़ को 1931.5 MeV आ जाता है। ये एनर्जी किसका है? 1 AMU का आया है। यानी अगर आपने कभी कोशिश करी कि 1 AMU को मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर देता हूं तो इतना एनर्जी प्राप्त होगा आपको, इतना एनर्जी मिलेगा आपको, ध्यान रखिए, रेडीमेड, रिमेंबर दिस, ये ध्यान रखना है आपको, जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूं उसको। 1 AMU का एनर्जी इतना निकलता है। ठीक है, ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? एज डिस्कस्ड अबव, यहां से हम बात करें ऊपर नीचे यहां पे आकर के, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या होना चाहिए फिर? ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस शुड बी, जो डेल्टा एम आया है, जो मास डिफेक्ट आया है, इंटू सी स्क्वायर कर दो, क्योंकि मास में कमी आई है, मास में कमी आई है ना, तो वो कमी आई है तो वही तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी, है ना, वही तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी उसको, क्योंकि मास में अगर कमी आई है तो उसने अपने आप को स्टेबल बनाया है न्यूक्लियस ने, तो वो है बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, बात तो समझ में आ गई। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस ऐसे निकाला जाता है, रिमेंबर दिस फैक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गई। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ सकता है, अगर फील नहीं आ रही हो किसी भी पार्ट में तो पूछ सकते हैं, फील दिला दूंगा कि सर ये समझ में नहीं आया ऐसे। चलिए, तो फिर आ गई है शायद, तो पेज नंबर 8 पे हाँ बोलो सौम्या। हाँ हाँ बोलिए। हम पहले करते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता, तो हमने बोला था कि चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं हमेशा, और अगर दो प्रोटॉन्स को बहुत पास में लाएंगे तो वो ज्यादा तो होने पे। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है आपकी, पास में लाएंगे तो रिपेल करेंगे ना, वो मना कब कर रहा हूँ, वो बात सही भी है, जितना प्रोटॉन को पास में उतना ज्यादा रिपेल करेंगे। फिर ये हाँ, तो फिर अभी अपने बीच में बोला था ना कि अट्रैक्टिव फोर्स होती है उनमें, वो न्यूक्लियर फोर्स, जब ज्यादा ही पास ले आओगे तो दूसरे फोर्स काम में आ जाते हैं, दूसरे फोर्स लगने शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्टिव वाले, वो न्यूक्लियर फोर्स होते तो हैं। फिर हम्म तो फिर इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं हो सकता ना कि सेम चार्जेस में अट्रैक्शन हो? नहीं, इलेक्ट्रॉन में नहीं देखा, ये न्यूक्लियर फिनोमेना सिर्फ न्यूक्लियस के साथ ही देखा गया है, सिर्फ न्यूक्लियस के साथ होता है ऐसा। यस, दोनों ही फोर्स लग रहे होते हैं प्रोटॉन में, इलेक्ट्रोस्टैट भी और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस भी। न्यूक्लियस जब करीब आता है तब लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। ठीक है, यस। तो यहाँ पे देखो बाइंडिंग एनर्जी है हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाली, इस तरह से फॉर्मूले से निकाल ली। एक सवाल करते हैं हम लोग, पेज नंबर 8 पे आइए ऑफ योर बुकलेट, उसमें एक चीज दिखाता हूँ आपको मैं, एक नई चीज समझाऊंगा। तो देखो पेज नंबर 8 पे आइए और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को सर देखो। पैकेज नहीं है। क्या बात कर रहे हो, क्या किसी के पास पैकेज ही नहीं है? पैकेज है सबके पास या नहीं है? है, OW पैकेज है आप लोगों के पास? नहीं सर। नहीं है? है सर। जिसके पास नहीं है उसमें ग्रुप पे फोटो भेज दिया मैंने, देख लो, जाके देख सकते हो, ग्रुप पे फोटो डाल दी मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को सब लोग देखेंगे पेज नंबर 8 पे। यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और सिखाने जा रहा हूं आपको, तो देखो यार, रीड इट आउट।
तो कहता है सवाल, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ टिपिकल न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। समझ रहे हैं क्या कह रहा है ये कितनी एनर्जी चाहिए होगी इसको बिखेर दें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन में। जब आप बिखेर दोगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन में तो जान तो डालनी पड़ेगी ना न्यूक्लियस में, एनर्जी तो फूकनी पड़ेगी उसमें, तभी वो बिखरेगा। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, वो बाइंडिंग एनर्जी तो हुई, यस वही हो जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी, क्या तरकीब रहनी चाहिए हमारी। आपने तो सर ये सिखाया है हमको, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर कर देते हैं। तो मास डिफेक्ट किसका होगा बताइए, मास डिफेक्ट z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन करूंगा माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस करूंगा। बोलो इजंट इट सो, ये करूंगा कि नहीं करूंगा फॉर बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ सहमत हो जाइए, पहले यहाँ तक सहमत हो जाइए, हाँ सर ये करेंगे बिल्कुल, यही है ठीक है। अब देखो जरा, क्या इसने मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, पहले चेक इट आउट। इज इन द क्वेश्चन मास ऑफ प्रोटॉन गिवन टू यू, जस्ट लुक एट द डाटा which he has provided. Has he given you the mass of proton? न्यूट्रॉन का दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, पर प्रोटॉन का तो मास नहीं दिया है। तो क्या करेंगे बताइए, हाइड्रोजन के में से न्यूट्रॉन का माइनस कर देंगे। हाइड्रोजन के में न्यूट्रॉन का कैसे माइनस कर देंगे, हाइड्रोजन में से न्यूट्रॉन का माइनस कैसे कर देंगे, मैं समझा नहीं मैं। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, जो लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ये किसका मास है, ये तो पूरे एटम का मास है ना। यस ये तो इसमें तो लिखा ही नहीं ना यहाँ पे कि किसका मास है, ये तो हाइड्रोजन का कह रहा है, हाइड्रोजन का मास है ये। और हाइड्रोजन मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, और उसका खुद का न्यूट्रॉन भी होगा। तो इसमें से हम कैसे निकालेंगे प्रोटॉन का मास, हाइड्रोजन मीन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाउ विल यू फाइंड द मास ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मास ऑफ हाइड्रोजन, Z इंटू आप क्या लिखोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो करोगे, यस सर, इलेक्ट्रॉन माइनस करना। कर दिया माइनस, देखो माइनस आ गया ना मास ऑफ प्रोटॉन। इज इट क्लियर, हाँ जी सर। प्लस ए माइनस जेड, ये तो दे ही रखा है हमको मास ऑफ न्यूट्रॉन, कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस। अब मास ऑफ न्यूक्लियस चाहिए, क्या उसने मास ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है क्या, उसने मास ऑफ न्यूक्लियस तो नहीं दिया, उसने तो पूरा मास दे रखा है स्ट्रॉन्टियम का, विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। तो क्या करेंगे यहाँ पे, मास ऑफ एटम, ये करेंगे ना मास ऑफ एटम माइनस कितना होगा इसमें इलेक्ट्रॉन, जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करेंगे कि नहीं, यस सर। ये होगा कायदे से, तो यही होना चाहिए, समझ लो सब लोग। एटम में से जेड इतने इलेक्ट्रॉन का मास निकाल दिया तो न्यूक्लियस का मास बच गया, ठीक है। तो अब सॉल्व करो, उसको क्या आएगा देखो, व्हाट यू विल सी, Z इंटू एम एच माइनस जेड एम ई प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एटम ये कट जाएगा, तो क्या बचा, Z इंटू एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ एटम इंटू सी स्क्वायर। सो एक फॉर्मूला और तैयार हो गया हमारे पास, इसको फॉर्मूले के रूप में देख रहा है, इसको फॉर्मूले के रूप में देखो, एक तरह से ऐसा भी होगा तो ये भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड। मास ऑफ प्रोटॉन की जगह मास ऑफ हाइड्रोजन दे दे तो भी चलेगा, मास ऑफ एटम की जगह मास ऑफ न्यूक्लियस दे दे यहाँ पे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर वो कट जाते हैं इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर, बात सबको समझ में आ गई ये वाली, और यहां से लिख दो, ये हो या ये हो एक ही बात है। चीज समझ में आ गई अब, बिल्कुल। अब आप मास वगैरह डाल दोगे इसमें, मास वगैरह डाल दो, कितना आ रहा है डिफरेंस डालने के बाद, सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, डेल्टा एम कितना आ गया,
डेल्टा एम आता है 1.096 आता है U, 1.096 U। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी कि 1.096 U इंटू सी स्क्वायर। इसको क्या ले सकता हूं मैं? 1.096 इंटू 1U इंटू सी स्क्वायर। व्हाट इज दिस थिंग? ये क्या चीज है 1U इंटू सी स्क्वायर? U इंटू सी स्क्वायर, ये क्या है? क्या बात को लिखने के लिए मजबूर कर रहा है आपको ये? 931.5 मेगावाट। 931। ये कह रहा है कि मुझे ये लिख दो, निकाल के बैठे हो आप ऊपर, आंसर आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा ये? आ जाता है 1021 MeV। ठीक है, दिस इज योर आंसर। दिस इज का बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो वो भी निकाल लोगे ना, मास नंबर से डिवाइड कर दो, तो आ गया आपके पास 8.51। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गई बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं? ठीक है ना, डन। तो ऐसे ही ऊपर वाले दोनों सवाल कर लेंगे, एग्जाम्पल 8 भी और एग्जाम्पल 9 भी। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और चलिए, तो नाउ वी विल सी what is important. What is important? Binding energy of nucleus. What is important for stability? For stability, binding energy of nucleus or binding energy per nucleon of nucleus, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मान लो मैं आपको दो सब्सटेंसेस देता हूं और उनके बाइंडिंग एनर्जी कहता हूं कि एक की है 10 और एक की है 8, विच इज मोर स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल है इसमें? कम ऑन गाइस, 10 MeV 8 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 10 वाला? किसकी बाइंडिंग एनर्जी? देखो बाइंडिंग एनर्जी 10 है एक की और एक की 8 है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है न्यूक्लियस? 10 वाला। 10 वाला, बिल्कुल 10 वाला ही है। देखने में तो ये लग रहा है कि 10 वाला ही है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी 10 MeV की है। इसका मतलब आपको 10 MeV एनर्जी देना पड़ेगा उसको बिखेरने के लिए, यानी मेहनत बहुत लग जाएगी यार उसको तोड़ने के लिए। बाइंडिंग एनर्जी है बहुत ज्यादा ही है इसमें कुछ, तो बहुत मेहनत लग जाएगी तोड़ने में। और 8 वाला तो बहुत कम है, जरा सा दो एनर्जी और टूट जाएगा। तो बात तो बिल्कुल सही है कि 10 MeV वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो। इट इज नॉट ऑलवेज सो कि हमेशा ऐसा हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। सो हम यहाँ पे कहेंगे तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या चीज इंपॉर्टेंट है फिर इस केस में? एग्जाम्पल देता हूं तब समझ में आएगा आपको। मान लीजिए एक छोटे बच्चे के हाथ में एक लड्डू है, ये एक बॉल है, ठीक है ना? लड्डू तो फूट जाएगा, बॉल ले लेते हैं। छोटे बच्चे के हाथ में एक बॉल है और बहुत सारे छोटे बच्चे हैं ऐसे, मतलब उसी उम्र के बहुत सारे हैं, कम से कम 100 है, 100 बच्चे हैं, इन सबके हाथ में एक एक लड्डू है। अच्छा, अगर आप किसी बच्चे के हाथ में से लड्डू छीनना चाहते हो तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 10 या कहो 8 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी आपको अगर किसी एक बच्चे से बॉल को छीनना चाहते हैं तो। अच्छा, तो सभी बच्चों में से अगर मैं लड्डू छीनना चाहता हूं तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बच्चे 100 थे, एक से छीननी है तो 8 जूल देनी पड़ती है। तो सभी बच्चों के हाथ में से बॉल छीनी जाए तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 800 देना पड़ेगा। 800 देना पड़ेगा, तभी सभी बच्चों के हाथ में से बॉल छिन जाएगी। ठीक है,
अब मैं बोलता हूं, आपने समझ में आ गया, ठीक है ना, कि 800 एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट आई कैन गेट द बॉल सेपरेटेड फ्रॉम ऑल द किड्स. फाइन. नाउ वी हैव two more kids which are super special kids, जो कि काफी किसी रेसलर के बच्चे होंगे वो, ठीक है, रेसलर के बच्चे. उनके हाथ में से अगर बॉल छीननी है ना आपको, तो 15 जूल की एनर्जी लगती है. पर ऐसे बच्चे बहुत ही कम हैं, ज्यादा नहीं मिलते ऐसे, है ना. वो कितने, वो है 10, वो है 10 बच्चे, वो 10 बच्चे हैं ऐसे. ये 10 क्या छोड़ो, आप बोलो मान लो दो, वो एक ही ऐसा बच्चा है, एक ही है, नॉट इवन 10, एक ही ऐसा बच्चा है जो कि बहुत स्पेशल है. उसके हाथ में से अगर आपको बॉल छीननी है तो 15 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब छीन पाओगे. ठीक है, तो बताइए कितना एनर्जी चाहिए इस बच्चे के हाथ में से बॉल छीनने के लिए? 15 जूल चाहिए. वहां पे ओवरऑल छीनने के लिए कितना चाहिए? 800 चाहिए. तो देखने में क्या लग रहा है भाई, 800 ज्यादा है, वहां ज्यादा एनर्जी लग रही है बॉल छीनने में, है ना, और यहाँ पे क्या 15 ही लग रही है. तो देख के क्या कहोगे आप, किस बच्चे के में से बॉल छीनना आसान लग रहा है आपको, ये बताओ आप. मैं आपसे बोलूं कि जाओ जाओ बॉल छीन के लाओ, तो आप किसके पास जाएंगे बॉल छीनने के लिए? उस सिंगल बच्चे के पास जाएंगे, उस झुंड में जाएंगे किसी एक बच्चे से छीनने के लिए बॉल? झुंड में जाएंगे, किसी एक को पकड़ लेंगे, फफेड़ के लिए आएंगे, उससे छीन लेंगे बॉल, है ना. तो 8 एनर्जी दे देंगे, फट से ले आएंगे. पर उस एक से टक्कर नहीं लेंगे आप. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमको बॉल तो एक ही छीननी है ना, सारी तो छीननी नहीं है. तो इसी तरह से जो स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस की, वो आप ओवरऑल मत देखो. स्टेबिलिटी का मतलब, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब सभी के सभी इंटैक्ट रहें, सभी के सभी एक फैमिली में इंटैक्ट रहें, फैमिली बिगड़ ना जाए. अगर कोई भी एक सदस्य उस फैमिली में से निकल जाएगा तो स्टेबल नहीं कहलाएगा. तो यही चीज है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखी जाती है, कि किसी एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने में कितना शक्ति लगेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रादर देन द कंप्लीट एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. क्योंकि अल्टीमेटली आप एक एक करके तो निकालेंगे, पूरे को एक साथ तो निकालेंगे नहीं, एक एक करके निकाल लेंगे, जीत जाएंगे, निकालने में सक्सेसफुल हो जाएंगे. तो एक पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी इज सीन, नॉट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द कंप्लीट न्यूक्लियस. ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आपको कि क्यों ऐसा रीजन है इसके पीछे. ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, और एक सही भी एग्जांपल है, ठीक है ना, तो यहां ध्यान से रखेंगे. फॉर stability of nucleus, binding energy per nucleon is important than binding energy of complete nucleus. एग्जाम्पल देखो एक, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन Fe, it is equals to 492. It is how much? 492.8 MeV है. आयरन को तोड़ फोड़ करनी है ना, पूरे आयरन को तोड़ना है, पूरे आयरन के न्यूक्लियस को सेपरेट करना है, तो इतना ताकत लग जाता है. और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बिस्मथ is 1640 MeV, इतना है. अच्छा, अब आप निकालो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. किसकी निकालें भाई? निकालते हैं पहले आयरन की. तो कितनी आती है? 492.8 डिवाइडेड बाई आयरन का कितना होता है एटॉमिक, Z कितना होता है? 56. तो कितना आएगा ये आता है 8.8 MeV. 8.8 MeV आएगा. अब बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बिस्मथ पर न्यूट्रॉन. इट इज हाउ मच? It is 1640
डिवाइडेड बाई कितने होते हैं जेड में? 209 होता है। तो क्या आ जाएगा? 7.84 आ गया। बताओ किसके न्यूक्लियस को खींच के ला सकते हो आप? किसके न्यूट्रॉन को निकाल के ला सकते हो आप? आयरन का निकाल के ला सकते हो या बिस्मथ का? बिस्मथ का ले आएंगे आराम से, 7.84 देंगे और खरीद लेंगे उस न्यूट्रॉन को, भाई आ जाओ मेरे साथ रहो। पर आयरन का नहीं आएगा। आयरन का बोलेगा मैं तो, मेरे रेट ज्यादा है थोड़े से, ऐसे नहीं निकलूंगा मैं, और जान लगाओ थोड़ी सी, तो 8.8 लगानी पड़ती है। वैसे देखने में क्या लग रहा है? बिस्मथ नहीं लेगा, ऐसा लग रहा है बिस्मथ के पास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है 1640, और आयरन के पास क्या है? कम है। पर न्यूक्लियन देखा जाए तो आयरन का मुश्किल है। वो है कम लेकिन शक्तिशाली है, दूसरे हैं ज्यादा लेकिन है कमजोर। तो ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जैसे रेसलर्स होते हैं, 5-6 रेसलर खड़े हुए हैं और एक 5-6 नॉर्मल आदमी खड़े हुए हैं, है वो 5-6 या 10 नॉर्मल आदमी खड़े हुए हैं, तो 5 रेसलर वो 10 आदमी से बराबरी कर जाएंगे। ठीक है, अगर पर एक पर्सन की अगर ताकत देखी जाए तो, इस तरह से यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सर ये एन की जगह ए नहीं आना चाहिए? एन न्यूक्लियन लिख दिया मैंने यहाँ पे, न्यूक्लियन ए लिख दो आप, ए लिख दीजिए, सही कह रहे हो, ए लिख दो, ये लो, ये लिख दिया, ठीक है, ए आ गया। चलिए देखते हैं। तो अब बात करेंगे इसमें ग्राफ की। ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे ग्राफ बनाया जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। So it will be something around 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10। ये MEV में है सारी एनर्जीज। तो क्या देखा गया है बेसिकली? ये देखा गया है कि जो एनर्जी होती हैं कुछ ऐसे इंक्रीज कर रही हैं और फिर ऐसे हो जाती हैं, लाइक दिस। और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, ये आयरन होता है इधर, आयरन का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मास नंबर है। ये एनर्जी कितनी है? आयरन का सबसे ज्यादा होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। आयरन हैज द हाईएस्ट 8.8 MeV। इससे ताकतवर कोई नहीं है। इसका न्यूक्लियस तोड़ने में बहुत जान लगती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे है। इसके बाद में देखोगे तो कम होता जाता है, इसके यहाँ पे भी कम होता जा रहा है। आयरन मैक्सिमम कितना होता है आयरन का? 56। ए का वैल्यू होता है 56। यहाँ पे और भी वैल्यूज होंगी, 180 कह लो, यहाँ पे 120 कह लेते हैं पहले, 120, 150, 180, 220, ऐसे चलते जाओ, कोई कमी नहीं है, 250 चलते जाइए ऐसे। तो ऐसा होता है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, तो जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ पे न्यूक्लियाई होंगे, जो यहाँ पर होंगे, वो क्या चाहेंगे? वो क्या चाहेंगे? क्या हो? वो टूटना चाहेंगे। क्योंकि जो हैवी न्यूक्लियाई, ये वाले न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? हैवी न्यूक्लियाई होते हैं। ये हैवी है ना काफी, कितना वजन ज्यादा देखो उनका, ए कितना ज्यादा है, तो दीज आर हैवी न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियाई क्या चाहते हैं? हैवी न्यूक्लियाई क्या चाहते हैं? वो टूटना चाहते हैं, टूटना, टूट जाएंगे हम ना। अगर हम टूट जाएंगे दो पार्ट्स में तो एनर्जी ना फिर भी बेटर होगी हमारी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी इस वाले से। तो ऐसे जीने से क्या फायदा? जियो तो ऐसे जियो जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो, ज्यादा हो थोड़ी सी, है ना। तो इनका ये टूट जाते हैं, इनको कहते हैं फ्यूजन, फिजन होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है? टूटना। ठीक है, टूटेंगे। ये क्यों टूटेंगे? टूटने का क्या पड़ी है इनको? भाई टूट करके ये लाइटर न्यूक्लियाई बनेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई जिसको कहते हैं, या डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये है पेरेंट न्यूक्लियाई, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, टूटेगा तो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा। और डॉटर की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर
मास नंबर होगी वो ज्यादा निकल कर आएगी, विच विल बी अ मोर स्टेबल, विच विल बी अ मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे जो होते हैं उनका फिजन होता है, और जो यहाँ पर होते हैं उनका क्या होता है, वो ये बोल रहे हैं हम भी कमजोर हैं यार, हम दोनों कमजोर हैं, एक काम करते हैं हम दोनों मिल करके एक अच्छा सा न्यूक्लियस बनाते हैं जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा जनरली, यहाँ पे फ्यूजन होगा। फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब मिलना, फ्यूज करना, एक साथ मिल करके फ्यूज हो जाना, यानी कि मिल जाना। और फिजन का मतलब जानते हो, बाइनरी फिजन पढ़ाई है, टूटना। तो फिजन का मतलब हो गया टूटना, और फ्यूजन का मतलब जुड़ना हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो जो हैवी होंगे वो टूटना चाहेंगे, और जो हल्के होंगे वो जुड़ना चाहेंगे। तो जो सन में हो रहा होता है वो फ्यूजन होता है। और एनर्जी किस में ज्यादा निकलती है बताओ, ये टूटा, इन दो में बन गया, टूट करके इन दो में बन गया, तो क्या लगता है कुछ ज्यादा फर्क पड़ा क्या एनर्जी में? एनर्जी रिलीज किस में ज्यादा होगी? देखो ये बात तो श्योर है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो इसका मतलब हीट तो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो एनर्जी किस में ज्यादा रिलीज होगी भाई? जब भी कोई काम होता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना, जब भी कोई काम अपने आप होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी देन एनर्जी रिलीज इन दिस पार्ट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे एकदम कंगाली है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ये दोनों मिल करके यहाँ पहुंच जाते हैं सीधा। तो पीक बहुत ज्यादा है, पीक बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एडवांटेज जो गेन हो रहा है बहुत ज्यादा एडवांटेज गेन हो रहा है, यहाँ पे इतना एडवांटेज गेन नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का सा हो रहा है। तो इतनी एनर्जी हीट नहीं निकलती है, तो फ्यूजन से इतनी ज्यादा हीट नहीं निकलती है, पर फ्यूजन में बहुत ज्यादा निकलती है। यानी सन से जो एनर्जी निकल रही है बहुत ज्यादा है, ये बात भी ऑब्वियस ही आप जान रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत ताकतवर होता है देन द यूरेनियम बॉम्ब। यूरेनियम बॉम्ब से ज्यादा हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा दिया तो बहुत काम खराब हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन बॉम्ब क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि हाइड्रोजन को मिला करके वो बॉम्ब बनता है। दो हाइड्रोजन को मिला दोगे तो बॉम्ब बनेगा, वो बहुत पावरफुल होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है उसमें, क्योंकि अभी आवाज आई आपको, यही बम है। तो ऐसा ही है। ठीक है, तो फ्यूजन इज रिलीजेस मोर एनर्जी देन द फिजन, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट इफेक्ट। द ग्रेडियंट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो छाल आ रहा है एनर्जी में, वो इसमें ज्यादा आ रहा है। इसको ज्यादा खुशी है कि हमारी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गई। इसको इतनी उस बात की खुशी नहीं है, तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। तो हैवी न्यूक्लियर अंडरगो फिजन, लाइटर गो फ्यूजन। हैवी न्यूक्लियाई के साथ होता है ऐसा। ये किसके साथ होता है? विद लाइटर न्यूक्लियाई, विद लाइटर न्यूक्लियाई। ओके, बात समझ में आ गई यहां तक, है ना? आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी, तो क्यों होती है रेडियो एक्टिविटी? ड्यू टू imbalance in the forces present in nucleus, that is F repulsive जब ज्यादा हो जाए किससे? F attractive of न्यूक्लियॉन्स। बोलो, बात हजम हो गई? हाँ सर बिल्कुल, ये बात तो समझ में आ रही है। और ऐसा कब होता है? रिपल्सिव वाले प्रोटॉन के फोर्स ज्यादा कब होते हैं? जब बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है। जब बड़ा न्यूक्लियस होता है तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा पावरफुल हो जाता है देन द अट्रैक्टिव वन, तो बिखर जाता है न्यूक्लियस। जब बिखर जाएगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस है, बिखर जाएगा तो एक्स है वाई में कन्वर्ट होगा, और फिर दूसरे सब्सटेंस भी साइड में आ जाते हैं। ये तो कन्वर्ट हो गया इसमें, तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। ठीक है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल निकलेंगे, इसको कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियाई, और यहाँ हो जाता है ये
डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, ऐसा होगा, टूट जाएगा। ये हल्का होगा, वाई वाला हल्का होगा, ये भारी है तो ये हल्का है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस पार्ट। ओके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसको समझाने से पहले मैं एक साधारण एग्जांपल लेता हूं डे टू डे लाइफ का। बताइए, आप लोग सब लोग अगर सोप यूज करते हैं, सोप हैंड वॉश के लिए या वाइल टेकिंग बाथ, जब आप सोप को यूज करते हैं तो बड़ा सोप, एक बड़ा सोप है, एक छोटा सोप है, दो सोप है आपके पास, छोटी सी छोटा सोप है, एक बड़ा सोप, तो कौन सा जल्दी गलता है? मतलब जब जिसको यूज, नहीं सुनो सुनो सुनो, वैसे नहीं, जब आप उसको यूज करेंगे, ध्यान सुनिएगा, बहुत बड़ा सोप है, इमेजिन कर लो बहुत बड़ा सोप है, ठीक है ना, आप उसको यूज कर रहे हैं, तो किसमें से ज्यादा मटेरियल बाहर निकलेगा जब यूज करेंगे उसको? हाथ में पकड़ के वॉश कर रहे हैं, जब हाथ में लेके जो हैंड वॉश करते हैं, यूज करते हैं ना, छोटे सोप को उठाएंगे, बड़े को उठाएंगे यूज करने के लिए? बड़े को। ऑब्वियसली बात है, बड़े को उठाएंगे। बड़ा उठाएंगे, क्यों उठाएंगे बड़ा? बताओ रीजन क्या है इसके पीछे? कि सर दो तीन बार ऐसे रगड़ने पे जो हाथ में साबुन का जो आता है पार्ट, जिससे कि झाग बन जाते हैं, वो सफिशिएंट आ जाता है। छोटे में बहुत बार घिसना पड़ेगा, 5-6 बार तो घिसते रहो हाथ से, थक जाते हैं हाथ। तो बड़े में क्या होता है ऐसा कि ज्यादा मटेरियल सोप का आ जाता है, विच इज नीडेड टू वॉश आवर हैंड। यानी कि कौन जल्दी गलता है, गलता कौन जल्दी है? गलने का मतलब मटेरियल किसमें ज्यादा निकलता है बाहर? बड़े में से निकलता है। तो बड़ा वाला ज्यादा मटेरियल शेड करेगा क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है उसका, सरफेस से निकलना है सब कुछ। छोटे वाले का सरफेस एरिया कम है ना? अच्छा, यानी कि रेट ऑफ द रेट एट विच साबुन, जो द रेट एट विच सोप gives out its material is more in the case of, is directly proportional to the surface area, यूं कहेंगे आप। मतलब जिस रेट से बाहर निकल रहा है वो ज्यादा बड़ा है, उसमें से निकल रहा है, छोटे में से कम निकल रहा है। यानी कि किसके मोल्स ज्यादा हैं? किसके मोल्स ज्यादा होंगे सोप के? अगर मोल्स में बोलूं, किसके मोल्स ज्यादा हैं सोप में? बड़े वाले के मोल्स ज्यादा होंगे, यानी बड़े वाले के जो एटम्स होंगे ज्यादा होंगे, सोप के एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो होंगे। तो जिसके ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वही ज्यादा ब्रेक करते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? पहले बताओ। जिसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स Yes. होंगे Yes, वही sir. ज्यादा जल्दी निकलेंगे, कम होंगे तो कम निकलेंगे। यानी कि रेट एट विच the molecules will come out from the surface of the soap will be more in the case of more number of moles of that soap, यानी उसका साइज ज्यादा बड़ा होगा। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है रेडियो एक्टिविटी में। मान लो कि कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पे, ठीक है, ये एक्चुअली ये मैंने बना दिया, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस बना दिया, कोई सब्सटेंस ले लिया, कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो ये ऑब्वियस बात है, न्यूक्लियर फिनोमेना होता है ना। मान लो एन दे रखा है आपको, एन मोल्स हैं, ये एन मोल्स दे रखे हैं, ये नंबर दे रखा है, ये नंबर है। तो इसका घटना, समझ रहे हैं आप? इसका घटना यानी रेट, इसमें से जो निकलेगा मटेरियल बाहर, यानी dN by dt. What is this dN by dt? Number of moles coming out of that particular soap. This is the rate at which the number of moles are coming out of that soap. dN by dt. ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? N के प्रोपोर्शनल होगा कि कितने थे वो? बताओ, ये बात समझ में आई? किसी चीज का टूटना यानी निकलना, ये निकल तो रहे हैं, किसके प्रोपोर्शनल है? जितने वो थे। ये बात समझ में आई कि नहीं? बताओ यहाँ पे। Yes, sir. अच्छा, ठीक है। पर यहाँ पे डीएन का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल में करूंगा तो ये नेगेटिव आएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पर हम इसलिए यहाँ पे ना पहले से ही नेगेटिव लगा देते हैं कि भाई ये लो,
तुम्हारा जो नेगेटिव आएगा उस वाले नेगेटिव को काउंटर कर देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी। तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि मैं कह सकता हूं dn/dt, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो मैं कहूंगा कि लैम्डा इंटू एन कह दो, लैम्डा इंटू एन कह दो। अभी लैम्डा क्या है? अब दिस लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? इट इज डीपीएस। ऐसा यूनिट इज डीपीएस, डीपीएस है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यह है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो डीपीएस इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ऐसा यूनिट है इसकी। और दूसरी यूनिट्स क्या है? अदर यूनिट्स, 1 बैक्यूरेल, इसको कहते हैं बैक्यूरेल, जो कि 1 डीपीएस के बराबर ही होती है। और भी हैं क्यूरी वगैरह, वो देख लेना, किताब से मिल जाएंगी क्यूरीज, पर यही इंपॉर्टेंट रहती हैं। लैम्डा की यूनिट क्या है? डीपीएस। ठीक है, इसको तो बाद में देख लेंगे, कांस्टेंट ही है, ज्यादा तंग नहीं करता कांस्टेंट, तो जनरली गिवन ही होता है, ठीक है ना, ज्यादा उसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं। हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो dn/dt इज इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, ये ना, ये आ गया हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसको क्या कहते हैं? इसको ना कुछ और भी कहते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को dn/dt। ये ज्यादा कब होता है? dn/dt ज्यादा कब होता है? यस, ये कब होगा ज्यादा? टूटने का रेट ज्यादा कब होगा? जब n ज्यादा होगा, यानी कितना बड़ा है वो पार्टिकल या कितना नंबर है उसका ज्यादा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको ना हरकत भी कहते हैं। आपको दिख रही है ना, हरकत ज्यादा कब होगी? सोप यानी मोल्स ज्यादा टूटेंगे किसी चीज के, तो ज्यादा हरकत कब होती है किसी चीज में? यस राज बहादुर, ज्यादा हरकत कब आएगी? डीएनएमएडिटीज निकलना हो रहा है ना, फटाफट से मूवमेंट हो रही है यहाँ से वहां, चलो टूटते हैं, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, तो हरकत, एक तरह से हरकत दिख रही है यहाँ पे। तो ये हरकत है कि नहीं? समझ में आई कि बात? ये हरकत हो रही है, न्यूक्लियस में हरकत हो रही है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कि कितने हैं वो एक्चुअल में। ठीक है, तो इस हरकत को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्टिविटी। इस हरकत को क्या कहते हैं? एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब ही क्या होता है? कि कुछ हरकत होना, ठीक है ना, हरकत हो रही है उसमें। इट इज कॉल्ड एक्टिविटी, डिनोटेड बाय सिंपली ए। तो व्हाट इज एक्टिविटी? इट इज माइनस dn/dt। एंड व्हाट इज एक्टिविटी? लैम्डा इनटू n। So basically activity is what? Lambda into number of that particles of the nucleus। ये कितने न्यूक्लियन है या कितना नंबर है उसका, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। तो एक्टिविटी इज नथिंग बट लैम्डा इनटू n। जितने होंगे उतनी ज्यादा हरकत होगी, जितने होंगे उतनी ज्यादा हरकत होगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसको मैं हिंदी में लिख लेता हूँ यहाँ पे कि हरकत हो रही है यहाँ पे, है ना, भूलना मत इसको आप, हरकत है ये। चलिए इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट वगैरह करते हैं। तो dn/n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू टी, ऐसा लिख लेंगे, ऐसा लिख लिया, सॉरी यहाँ पे आएगा dt, ये आ गया dn/n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू dt आ गया। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट दिस, नाउ इंटीग्रेट इट। तो ये हो जाएगा dn/n, लैम्डा ले लो बाहर, dt। जब समय 0 था तो पार्टिकल्स थे n0, जब समय t हो गया तो पार्टिकल्स हो गए n। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? ln ऑफ n आ जाएगा और लिमिट्स डल जाएगी n0 से लेकर n तक, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू टी के बराबर। सॉल्व वॉल्व करो, उसको क्या आएगा? ln n/n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू टी आ जाएगा। इसको और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। आपने ये इक्वेशन शायद केमिस्ट्री में देखी होगी, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, रिएक्शन जो होती है जिसमें लैम्डा, वहां पे लैम्डा की जगह क्या आता है? वो रिएक्शन कांस्टेंट आता है k। यहाँ पे क्या हो गया? n इज इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. तो वही है ये। ठीक है, तो n बराबर n0। तो ये क्या, कौन से n है? ये कौन से n है जो रह गए हैं? ये कौन से n है जो रह गए हैं?
ये ध्यान रखिए, जो रह गए हैं वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। जो आ रहा है आउटपुट क्या आ रहा है, जो रह गए भाई, जो चले गए वो नहीं। गॉन गॉन वाले कितने हो जाएंगे, जो चले गए हैं, जो डिसइंटीग्रेटेड हो गए हैं, न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड, वो कितना कैसे निकालेंगे, एन नॉट माइनस एन करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, एन नॉट माइनस एन, क्या है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी है, तो क्या आ जाएगा एन नॉट 1 माइनस ई की, तो ये चले गए, ये रह गए। तो ऐसा आ रहा है यहाँ पे। इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ भी जानते ही हो आप, ये तो कैपेसिटर वाला डिस्चार्जिंग वाला जैसा है लग रहा है। तो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग में इसका ग्राफ कैसा, वो तो ऐसा आया करता था, ये एन है, ये टी है, ये एन नॉट हो गया, ऐसे जाता है ग्राफ इसका, दिस इज एन नॉट, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो किसी भी टाइम पे कितना रह गया वो एन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब बात की जाएगी किसकी, हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ, अच्छा एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट अबाउट एक्टिविटी, एक्टिविटी के बारे में क्या कहना है आपका, एक्टिविटी क्या हो जाएगी, क्या होती है एक्टिविटी, भाई लैम्डा इंटू एन ही तो होता है। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा तो लैम्डा, एन कितना हो जाएगा, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। नाउ व्हाट इज दिस थिंग, हु विल टेल मी व्हाट इज दिस थिंग, ये क्या है, लैम्डा इंटू एन नॉट क्या दिख रहा है, क्या बता रहा है आपको, लैम्डा इंटू एन नॉट क्या चीज है, इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल हरकत, इनिशियल एक्टिविटी भाई शुरुआत में सबसे सबसे ज्यादा ही होगी ना इस शुरुआत में, तो ये है शुरुआत की हरकत है, ये लो इनिशियल एक्टिविटी, ये निकाल दी हमने, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही चलता है, जैसा ऊपर का फॉर्मूला है वैसे नीचे वाले का भी फॉर्मूला है। अच्छा, और इफ मास इज गिवन, इफ मास इज गिवन तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो हो जाएगा m बराबर m नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो भी यूज कर सकते हैं अगर मास दे रखा है तो, नंबर नहीं दे रखे, मास दे रखे हैं तो हम जानते हैं ना, नंबर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। पर नंबर में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो तो मास बन जाता है। तो मास के लिए भी फॉर्मूला आ जाएगा। अगर कोई मास में कह करके आपको सवाल बोलता है कि पहले मेरे पास 5 ग्राम था न्यूक्लियाई मटेरियल, फिर घट करके हो गया 10 ग्राम, पहले 3 ग्राम हो गया, 5 से घट के 3 ग्राम रह गया, तो कितना समय लगा होगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर द नंबर, डायरेक्टली पुट द मास ओवर हियर एंड डू व्हाटएवर द क्वेश्चन इज सेइंग। ऐसा भी कर सकते हैं। तो मास को भी लाया जा सकता है, एक्टिविटी को भी उसी तरह से यहाँ लाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग इसके हाफ लाइफ की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ सभी लोग जानते ही हो वैसे तो, आप लोग हाफ लाइफ क्या आंसर आएगा ये भी जानते हैं। क्या आंसर आएगा हाफ लाइफ का, कितना होगा हाफ लाइफ, आइडिया है सबको या मैं कराऊं उसको, करा देते हैं। n बराबर एन नॉट, ये हो जाएगा कितना हाफ लाइफ, एन नॉट बाई 2 हो जाएगा, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, टेक लॉग ई ऑफ बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, log 1/2 इज इक्वल टू, लॉग लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, माइनस लैम्डा टी आएगा, ये क्या हो जाएगा log 2 माइनस टी हाफ कहेंगे इसको अब, है ना। इसका नाम स्पेशल कर दिया मैंने टी हाफ, क्योंकि आधा समय बीतने के बाद ऐसा हुआ है ना, ये आधा हो गया तो हाफ लाइफ को ऐसे डिनोट कर दिया। तो क्या आ जाएगा टी हाफ, इट इज log ln, log टू द बेस ई को ln कहते हैं, डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये आ गया टी हाफ। और इसको आप सॉल्व कर लें तो 0.693 आ जाता है, डिवाइड बाई लैम्डा, ये होता है टी हाफ। ठीक है, टी हाफ हो गया। अब एक आती है एवरेज लाइफ, एक आती है एवरेज लाइफ। ये क्या होता है, जिसको कहते हैं
टी एवरेज या फिर टी मीन कहते हैं, मीन लाइफ। ये क्या निकल के आती है टी मीन? ये आती है 1/λ निकल करके, 1/λ निकल के आती है, ध्यान रखना। टी मीन इज 1/λ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं तो टी हाफ समझ में आ गया। सम अदर फॉर्म, अब बात करेंगे सम अदर फॉर्म ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। तो देखिए, हमने लिखा n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये लिखा। और ये लिखा मैंने, अब लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? लैम्डा की वैल्यू लिख सकता हूं ln2 बाई टी हाफ इंटू टी। देख लो यहां से लैम्डा की वैल्यू लिख दी। इसको लिख सकते हैं ln2 की पावर t अपॉन टी हाफ। भाई ये क्या हो जाएगा? t अपॉन टी हाफ है तो उसको ऊपर ले गए पावर में, 2 की पावर आ गया ये। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ध्यान से समझ लो इसको, एक बार देख लो, जल्दबाजी नहीं है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये समझ में आया यहां तक क्या किया मैंने? यस सर। ठीक है, तो इस माइनस को भी यहाँ ले जाता हूँ, फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसको माइनस को इधर ले जाता हूँ, पूरा ऊपर ले गया इसके। अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ? ई की पावर, अगर मैं सवाल पूछूं आपसे, ई की पावर लॉग ई ए की पावर एक्स, क्या आंसर आएगा इसका? ई की पावर लॉग ई ए की पावर एक्स, क्या आंसर आएगा? व्हाट डू यू थिंक, इसका आंसर क्या आना है? बताओ। e to the power of a raised to power x। सोचिए, ई की पावर में है लॉग ई की पावर ए एक्स, क्या आंसर आएगा? ए की पावर ए एक्स आएगा मेरे हिसाब से। तो आप लोग जानते हैं इस बात को, लॉग की प्रॉपर्टी है ये आंसर आना चाहिए। ये तो यहाँ पे भी क्या है? ई की पावर ln का मतलब log e, तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यस ये हो गया n0 2 की पावर t अपॉन टी हाफ। ये हो गया कि नहीं? ये हो गया, देख लो। तो बहुत शानदार फॉर्मूला बन गया अपने आप में, इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। रिमेंबर दिस फॉर्म ऑल्सो, remember this form when t half is given, when t half is given in question, so given in question, तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखें, जल्दी सवाल हो जाता है। तो कभी कभी सवाल आता है, एग्जांपल देता हूं मैं, कभी कभी सवाल ऐसा आता है, कहता है वो सवाल वाला, ये इसको है ना मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी मास में भी क्या हो जाएगा? m0 2 की पावर t बाय टी हाफ, और एक्टिविटी को भी लिख सकते हैं ऐसे ही, a0 2 की पावर t बाय टी हाफ। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। न्यूक्लियाई सुना होगा आपने, न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, ऐसा सुना होगा कि n हाफ लाइफ्स पर कितना रह गया? केमिस्ट्री में सुना होगा शायद से, आफ्टर n हाफ लाइफ्स, वर्ड सुना है ऐसा? n हाफ लाइफ बाद कितना रह गया? यस सर। हाँ, तो वो क्या लिखेंगे? n बराबर n0 लिखेंगे, 2 की पावर, कितनी हाफ लाइफ्स है? n टाइम्स, तो यानी कितना हो जाएगा? टाइम कितना हो गया? n इंटू टी हाफ हो गया। n हाफ लाइफ्स का मतलब क्या है? जो समय है n इंटू इतना हो गया, डिवाइड बाय कितना है? टी हाफ तो है ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? n बराबर n0
2 की पावर -n बच गया, यानी कि n बराबर n नॉट अपॉन 2 की पावर n बच गया। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा शायद। ये हो गया। समझ में आ गई बात ये वाली। अब आता है पैरेलल डीके। सुना होगा आपने, केमिस्ट्री में पैरेलल रिएक्शन होती है, पैरेलल डीके होता है यहाँ पे। पैरेलल डीके तो पैरेलल रिएक्शन जैसा ही है ये भी। वहां पे K1 K2 लेते हो आप अलग अलग रिएक्शंस के लिए, यहाँ पे λ1 λ2 लेंगे। यानी कि देखो, मान लो कि सब्सटेंस है मेरे पास X, इसके n न्यूक्लियाई है मेरे पास, n न्यूक्लियॉन्स हैं, n न्यूक्लियॉन्स आई हैव ऑफ दिस मटेरियल। ये कुछ चले जाते हैं Y, जिसका λ1 दे रखा है, और कुछ चले जाते हैं Z में, जिसका λ2 दे रखा है। ओके, तो अगर आपसे -dn/dt, यानी इसमें से कितना घट रहा है, इसमें से कितना घट रहा है मटेरियल, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इट इज इक्वल टू सर λ1 इंटू n प्लस λ2 इंटू n। ये तो कहोगे, बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? भाई ये होता तो कितना खींचता, इतना खींचता, ये कितना खींचता, इतना खींचता। समझ रहे हो? यानी कि इसको लिख सकते हो आप λ1 प्लस λ2 इंटू n। ये होगा कि नहीं? तो इसको क्या कह सकते हैं हम? लैम्डा इक्विवेलेंट कह सकते हैं। और सारी कहानी फिर दोबारा शुरू हो जाएगी वही वाली कि n बराबर क्या आ जाएगा, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू टी हो गया, है ना? ये बात भी ठीक है, समझ रहे हैं? तो लैम्डा इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लेंगे। अच्छा, समटाइम्स टू कैलकुलेट लैम्डा इक्विवेलेंट, समटाइम्स to calculate lambda equivalent, question gives t half of respective reactions, respective decay। तो क्या कहेंगे हम लोग? भाई हम जानते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर λ1 प्लस λ2 होता है, ये जानते हैं। ये कितना होगा? ln2 बाई टी हाफ। ये कितना होगा? ln2 बाई ये टी हाफ 1, ये टी हाफ 2, तो है ना, ये हो गया। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि ln2 एक सेकेंड, ln2 टी हाफ ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा? कट दिया, तो क्या बच रहा है? टी हाफ इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? इक्विवेलेंट का टी हाफ कितना आ रहा है भाई? T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। समझ रहे हैं? ऐसा खिलवाड़ कर सकता है सवालों में, तो खिलवाड़ के लिए तैयार रहेगा। चीज आसान रहेंगी, बट ही विल प्ले विद योर नॉलेज, वॉट एवर यू हैव लर्नड। पता सब होगा, लेकिन खिलवाड़ करेगा ऐसे, ये बताओ, वो बताओ, ये कैसे, वो कैसे। ठीक है, चीजें आसान ही रहेंगी। अच्छा जी, ये आगे के पास है ना। अब वो पूछेगा, यहाँ पे पूछ सकता है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ
वाई, वाई किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है भाई? जिस रेट से एक्स घट रहा है उसी रेट से ये प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कितने रेट से घट रहा है ये? आप क्या कहेंगे? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाई क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे। तो जितना, अब वही वाली बात हो गई कि कितना साबुन जो आप घिस रहे हो सिंक में जा रहा है, जितना घिस रहा है उतना सिंक में जा रहा है। समझ रहे हो आप? सिंक में कितना जा रहा है, जितना घिसोगे उतना तो जाएगा, क्योंकि हाथ धो के आप सेक ही तो देते हो साबुन को, पूरा जो होता है कॉम्पोजिशन। तो वही कहेंगे यहाँ पे कितना घिस रहा है, इसके लिए कितना घिसना पड़ रहा है, तो आप कहेंगे लैम्डा 1 इंटू एन, इतना आएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वो क्या हो जाएगा, जेड, क्या कहेंगे, लैम्डा 2 इंटू एन कहेंगे, जेड आ जाएगा ये, कितना घिस के ये आ गया। यानी यूं समझ लो कि साबुन दो कलर का है, एक लाल कलर का, एक हरे कलर का। आता ना आज कॉम्बो कॉम्बो सोप आ रहे हैं, एक तरफ है नीम और एक तरफ है सिंथॉल फ्रेग्रेंस वाला, दो एक चीज में दोनों चीजें आ रही हैं। ऐसा साबुन अगर बना लिया जाए तो उसमें आप ये बात कहेंगे कि ग्रीन का कितना घिस रहा है, इसका कितना घिस रहा है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको ये हो गया विजुअलाइजेशन, कैसे विजुअलाइज करें इस चीज को। ठीक है, तो ये हो गया बात हमारे पास, एक सवाल ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है। सर एक बार नीचे करना। बिल्कुल करते हैं। नीचे का देखना है ऊपर का देखना है? सर नीचे का देखना है। अच्छा, अरे हो जा नीचे, ज्यादा नीचे हो गया। लो, यस सर। तो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 29 पे आ रहा हूँ, 29 पे, कम टू पेज 29 एंड लुक एट द क्वेश्चन नंबर 13। 13 को करो, पेज 29 पे 13। मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ जिसके पास किताब नहीं है। ठीक है, तो करो उसको जरा ट्राई। सर क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 ऑन पेज 29। ट्राई इट आउट, निकालिए। हुआ? हो गया?
13 जो रह गया उसको लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हाफ लाइफ दे रखी है ना, तो ये लगाओ फिर आप। इससे बेहतर कोई फॉर्मूला नहीं है अगर हाफ लाइफ दे रखा है तो। ये कितना हो गया? 1/8 ऑफ n0, ये हो जाएगा n0 2 की पावर कितना है ये? हाफ लाइफ दे रखी है तो t/t/5 कर दो, ये काट दो तो क्या आ जाएगा? ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? ये 2 की पावर -3 हो जाएगा। ये कितना है? 2 की पावर -t/5 है। तो कंपेयर द पावर्स, तो t कितना आ गया? 15 डेज। बोलो बात समझ में आ गई? ऐसे करना है, गॉट इट? तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा सवाल है, इसको करेंगे आप, ठीक है ना? तो ये सब करो। और डाउट क्लास मैं रात को लूंगा। रात को आ सकते हैं आप लोग? क्योंकि मैं घर पे ही हूँ आजकल, इंस्टीट्यूट में तो हूँ नहीं। तो अभी दोपहर में क्या मेरे को घर के काम रहते हैं बहुत सारे। रात को जब बोलो, रात को 9, 10 बजे, 11 बजे जब मन हो ना आपका। सर आप जब फ्री हो। मैं तो रात में फ्री हूँ, क्योंकि दिन में तो मुझे काम करने हैं कि भाई यहाँ सामान ले जाओ वो करो। रात में क्या सब लोग खाना वाना बना रहे होते हैं, तो मैं फ्री रहता हूँ उस वक्त। दिन में क्या है, मेरा फिजिकल वाला काम रहता है ना? तो इसलिए रात में 9 बजे बैठे, 9:30 बैठे। जिसके भी डाउट, हाँ बोलो।